हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक था वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर था और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसके टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराई थी। तो आज हम 16 क्वेश्चन के आगे का देखेंगे। ठीक है, तो हमने आदि मानव पहले ही देख चुके थे और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हम चलते हैं, जो हमने पहले किया था मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैप तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं, देखिए यहाँ पे जो साइड में जो एरो हैं, जैसे मांडा हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनुदड़वा हो गया, सुत कांगडोर हो गया, ये एक मुख्य स्थल है। ठीक है, तो ये इनके जो नाम है याद रखिएगा। ठीक है, आलमगीरपुर हो गया और वनावती। तो और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है और ये जो कौन से नदी के किनारे हैं, कहाँ पे बनी है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि हमने पहले कौन से क्वेश्चन तक सॉल्व की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? मोहनजोदड़ो कितने खंडों में विभाजित था? तो ये दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी खंड में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मील। कितना? 1 वर्ग मील। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये जो मिला था सूती का कपड़ा अवशेष, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, तो कहाँ मिला था? सबसे फर्स्ट में मोहनजोदड़ो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो मैं ये पूरे पहले ये बता चुकी हूँ कि हड़प्पा कहाँ है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान पे है। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में। ठीक है, कौन से ज़िले में पूछा जाए तो मोंटगोमरी। इतना आपको डिटेल से तो नहीं पूछेगा, ठीक है, बट याद रखिएगा। बट ये पूछ सकता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं कई बार। ठीक है, तो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, और कौन से ज़िले में है? मोंटगोमरी ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कितनी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो जो सिंधु सभ्यता है उसकी भी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ये पता ना, ठीक है, दोनों सेम ही इंसान थे। और जो हड़प्पा है इसकी खोज की गई थी वो कब? 1900
1921 ईस्वी में खोज की थी और सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1922 में था। ठीक है, याद रखिएगा पहले हड़प्पा को कौन सी ईस्वी में, तो 1921 में, उसके बाद सिंधु सभ्यता 1922। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है, तो इसका आकार कैसा है ये बताना है। तो हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत है अन्ना नगर। अन्ना नगर का मतलब क्या होता है, तो ये जो होता है वो अन्न का कोठरी, यानी जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं। ठीक है, एक कोठरी है। तो इसका आकार जो था वो कैसा था, आयताकार था। कैसा था, आयताकार था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो अन्ना नगर है वो क्या से बना हुआ था, तो ये ईंट से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्ना नगर थे। तो हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्ना नगर थे ये पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 6 कोठर या तो अन्ना नगर मिले थे। कितने, 6, जो ईंट मतलब कि वो जो किससे बना हुआ था, तो ईंटों के चबूतरे पर 2 पालों में खड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, मजदूरों के रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्तर पर पाए गए हैं। तो ये जो मजदूर काम करते थे ना हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में, तो उनके लिए, मजदूरों के लिए एक बैरक सिंधु सभ्यता में कमरे बनाए गए थे। ठीक है, तो जो कमरे बनाए गए थे वे कहाँ बनाए गए थे, तो हड़प्पा में बनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। हड़प्पा जो नगर है ना वो कितने मतलब कितनी दूरी तक फैले हुए हैं ये बताना है। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो 5 किलोमीटर के घेरे में है। कितने, 5 किलोमीटर के घेरे में है। ठीक है, ये याद भी रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान पे है। कहाँ, राजस्थान में है। और कौन से नदी के किनारे, तो घाघर नदी के किनारे कालीबंगा जो है वो कालीबंगा है कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और घाघर नदी के किनारे कहाँ है, घाघर नदी के किनारे। पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है राजस्थान। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है घाघर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 28 है, काली रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्तर पर मिली है। ठीक है, ब्लैक कलर की जो चूड़ी होती है ना, कड़ा, वो कहाँ मिली थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुई थी वे कालीबंगा में प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी, कालीबंगा में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी, कालीबंगा में। ठीक है, काली रंग की जो मिट्टी की जो चूड़ियाँ थी ना वो सिंधु सभ्यता में कहाँ प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा में प्राप्त हुई थी। और जो चूड़ी थी ना वो काली मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, तो कालीबंगा देखिए इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा, क्योंकि वो काली बंगा उसमें देखिए ये जो चूड़ी होती है ना उसको बेंगल भी बोलते थे। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर की होती थी, तो काला से काली हो गया, और बैंगल से हो जाते थे, उसको शॉर्ट में करके बंगा कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है कालीबंगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कालीबंगा में किस प्रकार की ईंट से बने थे, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंट से बने थे। तो जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा कहाँ है आप लोग पता है, राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान में कालीबंगा है। और जो कालीबंगा में जो घर होते थे ना वो क्या से बने होते थे, तो वे कच्ची ईंट की बनी होती थी। क्या से, कच्ची ईंट की बनी होती थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर
30 लोथल कहाँ स्थित है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लोथल कहाँ है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात की भोगवा नदी पर है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात की भोगवा नदी पर है। गुजरात की भोगवा नदी पर है। ठीक है, पूछा जाए लोथल कौन सी नदी के किनारे, तो आपको बताना है भोगल नदी के किनारे। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ है लोथल? गुजरात में है। और कौन से खाड़ी में? देखिए, ख्वाम्बत की खाड़ी में। ठीक है, ख्वाम्बत की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो सिंधु सभ्यता का जो सेशन है ना, उसमें जो बंदरगाह मिली थी वो कहाँ मिली थी? कौन से नगर में मिली थी? तो ये लोथल नगर में मिली थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मात्र एक था जिसमें बंदरगाह प्राप्त हुई थी। वो कहाँ प्राप्त हुई थी? कौन से नगर में? तो ये लोथल नगर में प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार की स्थान से होता था। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार की स्थान से होता था, मतलब कि जो ट्रांसफ़र होता था ना, वो किस तरह से होता था और कौन से स्थान पे होता था? तो ये जो ट्रांसफ़र होता था, व्यापार यानी जो बिजनेस करते थे, ठीक है, तो सामुद्री मतलब समुद्र के द्वारा जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो वो कौन से स्थान से होता था? तो वो लोथल की बंदरगाह से होता था। ठीक है, क्या से होता था? लोथल के बंदरगाह से होता था। सामुद्रिक व्यापार कहाँ पे होता था, किस स्थान से होता था? तो आपको बताना है लोथल के बंदरगाह से। क्वेश्चन नंबर 33 है, बनमाली कहाँ स्थित है? बनमाली कहाँ स्थित है? ठीक है, बनमाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है। तो कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। बनमाली कहाँ है? तो आपको बताना है हरियाणा में। और कौन सा जिले में? तो हिसार जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, बनमाली किस नदी के किनारे है? तो बनमाली जो बनमाली है वो सरस्वती नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है, ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप लोग मैं बताई कि जो बनमाली है वो कौन से स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो जो बनमाली है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो ये बताना है सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब के चंडीगढ़ के निकट है। ठीक है, कहाँ है? पंजाब के चंडीगढ़ के निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 36, रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम मैप देख लेंगे, क्योंकि ये जो मैप है ना उससे समझने में इजी होगा। ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए हड़प्पा कहाँ है? दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ देखिए हड़प्पा है वो कौन से नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो है वो कौन से नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कहाँ है? देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के, ठीक है,
सिंधु नदी, ठीक है। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी, ठीक है, यहाँ पे रावी नदी है। रावी नदी है। और यहाँ पे देखिए बनावली, बनावली जो है वो कहाँ है, तो ये आप लोगों को बताइए, जो सॉरी बनावली है ना ये, हाँ वही बनावली। तो ये जो थी ना वो कहाँ है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी नदी, तो सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा नज़र आ रहा है। तो कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान पे है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ है, रोपड़ है पंजाब में, रोपड़ है पंजाब में, और कालीबंगा है राजस्थान में। और बाकी जो है हम अब बाद में रीड करेंगे, ठीक है। और बनमाली है वो हम लोग भी देख चुके हैं, वो कहाँ है, तो हरियाणा में है। कहाँ है बनमाली, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है मैप, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वो कौन से स्टेट में है और कहाँ पे स्टेट है, मतलब कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल और रंगपुर, ठीक है। लोथल, लोथल और रंगपुर कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 37 है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा है, ये जो तीनों है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। और जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कौन से ज़िले में, तो ये कच्छ ज़िले में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कोटदीजी कहाँ स्थित है, कोटदीजी कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है, सिंध प्रांत में। कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटदीजी कहाँ स्थित है, तो ये बताना है पाकिस्तान में, ठीक है। और कहाँ पे है, तो सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मोहनजोदड़ो थोड़ा सा ये क्लिक हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक कितनी मुहरें प्राप्त हुई है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उस टाइम के जो मुहरें थे यानी पैसा जो था वो लगभग कितना प्राप्त हो चुका है, तो 2000 लगभग प्राप्त हो चुका है। कितनी, 2000। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी के मुहरें किस वस्तु की बनी है, तो जो पहले के जो सिंधु सभ्यता थे ना, उस टाइम जो मुहरें यानी जो कॉइन्स है जो यूज़ करते थे वो क्या से बनी थी, तो वो बनी थी, अधिकतर मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी, सेल खड़ी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु घाटी की लिपि क्या थी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। सिंधु घाटी की लिपि क्या थी, तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक। क्या थी, चित्रात्मक। क्या थी, चित्रात्मक।
जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और यहाँ पे जो उनकी लिपि थी, जो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, और कहा जाता था वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और हम लोग बाएं से दाएं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ फिर से मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे था हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। तो लोगों को क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका? लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा संस्कृति की किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो किस युग की सभ्यता थी, तो आपको बताना है कांस्य युग की। कौन से युग की? कांस्य युग की। कांस्य युग में क्या था, उस टाइम कांसा का यूज होता था। ठीक है, कांस्य युग में कांसा आ जाता, ठीक, कांसा का यूज करते थे, इसलिए कांस्य युग हो गया, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। ठीक है, बताइए ना, कांस्य युग मतलब उस टाइम कांसे का उपयोग होता था। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति है वो कौन से युग का था, तो ये बताना है आपको कांस्य युग का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता नगर योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकर के घर किस आकार प्रकार के थे। तो ये किस आकार के थे, तो आयताकार आकार के थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मतलब जो सभी नगर थे उनमें जितने भी मकान थे वे किस आकार के थे, तो आयताकार के मकान थे। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। क्या कहा जाता था, टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में जो ईंट को पकाते थे, ठीक है, आग मतलब मिट्टी को जो आग में पकाते थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, टेराकोटा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य प्राप्त क्या था, यानी उनका जो मुख्य भोजन था वो क्या था, तो गेहूं और जौ था। ठीक है, यहाँ पे जौ का टाइपिंग नहीं हुआ था, बार्ली था। क्या था, बार्ली। क्या हो जाएगा, बार्ली। ठीक है, गेहूं और बार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो आपको बताना होगा गेहूं और जौ या तो बार्ली। ठीक है, ये जौ को ही इंग्लिश में बार्ली बोलते हैं, तो गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे, तो जो हंसिया था धान काटने वाला, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता था, तो वो पत्थर का बना होता था। क्या का बना होता था, तो ये पत्थर का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है।
सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में जो कपास पैदा करने का जो मतलब जो पैदा करते हैं ना, तो किनको ये क्रेडिट दिया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्रेडिट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस प्रकार दिया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मजदूर थे ना, काम करते थे, उन लोगों को जो मजदूरी के रूप में क्या देते थे? तो मजदूरी के रूप में उन लोगों को बार्ली दिया जाता था। ठीक है, बार्ली मतलब क्या है? जौ, जो मैं आप लोगों को ऊपर में बता चुकी हूँ। उन लोगों को क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। मजदूरों को मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। ठीक है, और मजदूरों के लिए रहने के लिए क्या बनाया गया था? एक बैरर मकान भी था जहाँ पे मजदूर लोगों को रहने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों को क्या लिया जाता था? किसानों से क्या लिया जाता था? तो किसानों से अनाज लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे, वे लोग कौन से फल को पसंद करते थे? तो वे लोग केला और अनार को पसंद करते थे। कौन से फल को? तो केला और अनार को पसंद करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल प्राप्त मतलब अवशेष मिला था, चावल का अवशेष तो प्राप्त हुई थी, वो लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी? लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में चावल के अवशेष प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? यानी आम प्रचलन मतलब हुआ कि जो नॉर्मल लोग थे ना, उन लोगों के पास ये नहीं था। सिर्फ सिंधु घाटी में जो राजा लोग रहते थे उन लोग के लिए होता था। ठीक है, तो क्या था? घोड़ा था, एक घोड़ा था जो आम प्रचलन नहीं था, नॉर्मल व्यक्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु क्या था? यानी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोग को सबसे ज़्यादा प्रिय पशु कौन सा था? तो कुबड़ वाला सांड था। कौन सा? कुबड़ वाला सांड था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो अपना सामान होते थे, मतलब जब एक सामान को व्यापार के रूप में यहाँ रहना या तो बेचने के लिए, ये सब जो काम करते थे ना, तो वे कौन से जानवर का उपयोग करते थे? तो वे ऊंट और गधा का उपयोग करते थे। क्या का? ऊंट और गधा का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? सिंधु घाटी में सबसे पहले जो धातु था वो कौन सा था? तांबा, उसके बाद कांसा। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो कांसा किस तरह से बनाया जाता था? तो कांसा तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पाइयों द्वारा बनाया जाता था। यहाँ पे 3 आ गया है मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टीन। ठीक है, टीन। क्या हो जाएगा? टीन। ठीक है,
तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो जो तांबा था उसे कहाँ से मंगाया जाता था? तो तांबा को राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। कहाँ से? राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी में जो तांबा यूज होता था उसे कहाँ से मंगाया जाता था? तो आपको बताना है राजस्थान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो आप लोगों को मैं पहले ऊपर में बता चुकी हूँ, जो तांबा थे, ठीक है, जो कांसा था, कांसा वो किस तरह से बनाया जाता था? तो कांसा किस तरह से बनाया जाता था? तांबा में टीन मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगाया जाता था? तो जो टीन मंगाया जाता था वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? तो वे सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम। सिंधु सभ्यता जल लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? सोना चांदी वे लोग कहाँ से मंगाते थे? तो सोना चांदी वे लोग अफगानिस्तान से ही मंगाते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगाते थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगाया करते थे? तो रत्न कहाँ से मंगाया करते थे? दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से मंगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, सिंधु के लोग किस देश से नीले लाजवाब पत्थर का आयात किया करते थे? तो ये करते थे अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कौन से देश से व्यापार करते थे? देश तो दजला फुरात प्रदेश के नगरों के साथ। ठीक है। कहाँ से? दजला फुरात प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी के लोग का मुख्य पेशा क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य पेशा क्या था? तो इसको बताना आपको, व्यापार और शिल्पकारी। व्यापार क्या होता है? व्यापार में वे लोग बेचते हैं। ठीक है। शिल्पकारी क्या होता है? जो हाथ से लोग बनाकर बेचते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। कौन से देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति देवता की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया था? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वे अपने जो मृतक थे, जो मरे होते थे, उनका जो संस्कार था वो उनका किस तरह से संस्कार करते थे? अंतिम संस्कार। तो उनका अंतिम संस्कार करते थे मृतकों को जमीन में गाड़ कर। ठीक है। आज के टाइम में भी मृतक लोगों को गाड़ कर अंतिम संस्कार करते थे, लेकिन ये अभी कुछ जगह पे ही होते हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह जला भी दिए जाते हैं। ठीक है।
तो कुछ जगह पे ही ऐसे हैं जो कि मृतक जो लाश होती है, डेड बॉडी, उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क होती थी ना, उनके कुछ मुख्य विशेष भी है। तो देखते हैं क्या है। तो उनकी विशेषता यह थी कि सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? तो जो सड़क थी वो समकोण में काटती थी। ठीक है, इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारत किस चीज़ की बनी होती थी? तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इमारत होती थी वो किस चीज़ से बनी होती थी। ठीक है, किस चीज़ से बनी होती थी ये याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो पकी हुई ईंट की बनी होती थी। क्या से बनी होती थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो इमारत होती थी वे पकी हुई ईंट से बनी होती थी। क्या से बनी होती थी? पक्की ईंट से बनी होती थी। ठीक है, जिसे पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता है? या तो पकी हुई मिट्टी कहा जा सकता है या तो पकी हुई ईंट। तो उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? तो वे लोग मूर्ति को लाल और काला रंग से रंगा करते थे। ठीक है, और ये लाल और काला रंग से कलर करते थे। और ये जो लाल और काला कलर है ये आज के टाइम में भी किया जाता है। ठीक है, आप लोग ग्रामीण घर में जाएंगे तो ये बहुत सारे कुछ घर में लाल और काला कलर के किया करते हैं घर को। ठीक है, मिट्टी के जो घर होते हैं ना वे लोग लाल और काला रंग के करते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? तो वे लोग लाल और काला रंग से रंगा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये लास्ट है। ठीक है, तो ये जो बाकी क्वेश्चन है ना टोटल सभी 10 क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो मतलब छोटा ही वीडियो बनाऊंगी। उसका थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था तो मैंने इतनी बनाई है। सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि ये मेरा वीडियो है वो आप लोग के दोस्तों को भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके भाई बहन हैं या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उन लोग को आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, और जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही थैंक्स, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं।